जय हिंद। बिहार पुलिस का जो सीरीज चल रहा था उसमें आज हम लोग फिर से खान सर का सेट नंबर 11 देखेंगे। 10 सेट हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैश्विक तापमान से क्या संभावना हो सकती है? वैश्विक तापमान से क्या संभावना हो सकती है? तो समुद्र के स्तर में वृद्धि सही है। फसल के स्वरूप में भी परिवर्तन हो सकता है और द्वीपीय देशों का खतरा भी हो सकता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। अब देखिए वैश्विक तापांतर है क्या। मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव स्वरूप पृथ्वी के दीर्घकालिक औसत तापमान में हुई वृद्धि को वैश्विक तापन, इंग्लिश में इसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अब है कि वैश्विक तापमान का संभावना परिणाम समुद्र के स्तर में वृद्धि, फलन के स्वरूप में परिवर्तन और द्वीपीय देशों के लिए खतरा आदि हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? कोई भी लोलक है उसका जो आवर्तकाल है वह किस पर निर्भर करता है? तो वह लंबाई पे निर्भर करता है। किस पे? तो वह लंबाई पे निर्भर करता है। लोलक की जो कालावधि है उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है और लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसकी कालावधि भी उतनी ही अधिक होगी। वर्षा की बूंदे की गोलाकार आकृति किसके कारण होती है? तो इसकी जो गोलाकार आकृति है द्रव का पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र रूप न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, मतलब सबसे कम क्षेत्रफल। इसी कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। अब पूछेगा कि इस पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक है वह क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। और द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकाएक वृद्धि के करने के लिए किया गया कार्य को द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। मतलब उसका एकाएक वृद्धि किया गया कार्य किसके बराबर होगा? तो इसके पृष्ठ तनाव के बराबर होगा। प्रकाश तरंगे के वायु से कांच में जाने की परिवर्तित होता है। क्या परिवर्तित होगा? जब प्रकाश तरंगे वायु से कांच में जाएगा तो जाने पर क्या परिवर्तित होगा? तो इसमें तरंगदैर्घ्य और वेग परिवर्तित होगा। तरंगदैर्घ्य और वेग परिवर्तित होगा। जब कोई प्रकाश तरंग वायु रेयर मीडियम से कांच डेंसर मीडियम में जाता है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका जो तरंगदैर्घ्य तथा वेग क्या होगा वो बदल जाएगा। रासायनिक रूप से सूखा बर्फ क्या है? तो रासायनिक रूप से जो सूखा बर्फ है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। यह गर्म करने पर क्या होगा? तो यह सीधे गैस में परिवर्तित होता है क्योंकि यह लिक्विड नहीं बनता। ऊर्ध्वपातन विधि होगा। यह गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। आइसक्रीम के निर्माण में प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है इसका निर्माण। नेक्स्ट है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग जो सोडा है इसका रासायनिक सूत्र है NaSCO3। NaSCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। वही धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा? धोने वाला सोडा। तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3 इसका उपयोग कपड़ा धोने के साबुन में होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है और इसका रासायनिक सूत्र संगमरमर का होता है CaCO3 और यह एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है। चलिए 42वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? अदिश राशि वह होता है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। तो अदिश राशि इनमें से कौन है? तो द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। वेग, संवेग, कोणीय संवेग सब है सदिश राशि। अब द्रव्यमान क्या है तो उसके बारे में जानते हैं। वे राशि जिनमें केवल परिणाम हो परंतु दिशा नहीं हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। तो अदिश राशि अगर पूछेगा कि और कौन कौन हो जाएगा तो दूरी, आयतन, चाल, घनत्व, विद्युत धारा, ताप, कार्य, ऊर्जा आदि। ये जो क्वेश्चन है द्रव्यमान यह हमेशा इसलिए पूछता है क्योंकि जितना भी सदिश राशि है सब में बॉल लगा हुआ है, वॉल लगा हुआ है, सब में वॉल लगा हुआ है। और यही अपवाद है द्रव्यमान, इसमें भी आधा वॉल लगा हुआ है द्रव्यमान। बाद बाकी जितना भी अगर पूछेगा कि सदिश राशि कौन है तो उसमें वॉल लगा हुआ है। बल, वेग, संवेग, कोणीय संवेग, आवेग सब है, ये सब सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? स्तनपायी में मतलब मेल्स है जो बच्चे को जन्म देता है और मिल्क फीडिंग कराता है।
तो ऑप्शन देखते हैं, चमगादड़, चमगादड़ भी है, स्तनपायी, समुद्री गाय, समुद्री सिंह और उपयुक्त सभी। तो पूरा हो जाएगा आंसर इसका, डी हो जाएगा। चमगादड़, समुद्री गाय, इसको डुगोंग भी कहते हैं, और समुद्री सिंह को सील कहते हैं। ये सब स्तनपायी है। चमगादड़ पूछेगा तो वह उड़ने वाला स्तनपायी है। चमगादड़ उड़ने वाला स्तनपायी है। कोरोना वायरस चमगादड़ के कारण हुआ था, और ये जो चमगादड़ है वह दिन में इसको दिखाई नहीं देता है, इसलिए ये रात में उड़ता है, और वो भी इसका वेव के कारण रात में उड़ता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं। मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं तो घटपर्णी होता है। घटपर्णी मांसाहारी पौधा है, लेकिन वह मांसाहारी है और कीटभक्षी है, कीट को खाता है। अब घटपर्णी क्या है, जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगता है, मतलब उसके अंदर खनिज नहीं है और उसका जो मृदा है वह अम्लीय है, तथा जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए कीटों को अपना आहार बनाते हैं, जिससे उसके शरीर में नाइट्रोजन जाता है। आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आनुवांशिकी के जनक के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है, और इनको ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। और ग्रेगर ने मटर के पौधे पर अपना काम का अध्ययन से वंशानुक्रम के मूलभूत नियमों की खोज की थी। उन्होंने कहा था कि जीन जोड़े में आते हैं, जीन कैसे आता है, जोड़ा में, और प्रत्येक माता पिता से अलग इकाइयों के रूप में विरासत में मिलते हैं। 1901 में हुंगो डिब्रीज द्वारा उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। पूछेगा कि उत्परिवर्तन का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ, तो हुंगो डी ब्रेज के द्वारा। कब हुआ, तो 1901 में। और इनके अनुसार आकस्मिक परमाणु में उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप जो जीवों की नई जातियाँ स्पेसीज की उत्पत्ति होती है, और ये नई जातियाँ प्रारंभ से ही पूर्व जातियों से भिन्न हो जाती है। मतलब है कि बहुत साल बाद उसका परिवर्तन होते होते एक ऐसा जीव का निर्माण हो जाता है जिससे कि वह अपने पूर्व जीव से सभी चीज़ में अलग हो, बनावट में, कार्य में, सब में अलग हो, उसी को उत्परिवर्तन कहते हैं, मतलब म्यूटेशन। बहुत समय बाद वह जीव का चेंज होके और नया जीव बन गया। मनुष्यों के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। मनुष्यों की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो 28 अस्थियां होती है। मनुष्यों की खोपड़ी में 28 अस्थियां होती है, जिनमें से मनुष्यों की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो 28 होती हैं। 8 अस्थियां मनुष्य के चारों ओर का मस्तिष्क को खोल बनाती है। उसमें से जो 8 अस्थियां हैं वह खोल बनाती है। शेष हड्डियों में से 14 हड्डी हमारे चेहरे के कंकाल बनाती है। और इसका जो 14 को जो हड्डी है चेहरा पर, इसको याद रखने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक है, यह गाना याद रखिएगा कि 14वीं के चांद हो तुम, मतलब 14वीं के चांद हो तुम। तो चांद का चेहरा, चांद किससे रिलेट होता है, चेहरा से, और चेहरा में हड्डी कितना हो गया, तो 14वीं से हो जाएगा 14 हड्डी। चेहरा में कितना हड्डी होता है, तो 14 हड्डी। तथा शेष जो 6 हड्डी है वह मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियां होती है, जो कि सुनने में सहायक होती है। मतलब दोनों कान मिला के 3 3 6, चेहरा में 14, 8 अस्थि मस्तिष्क में, टोटल मिला के 20 28, मतलब 28 हड्डियाँ। पैरिडॉक्सिन किस विटामिन की कहा जाता है, पैरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है, तो पैरिडॉक्सिन विटामिन B6 को कहा जाता है, पैरिडॉक्सिन। इसकी कमी से उत्पन्न रोग रक्तक्षीणता, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन। रक्तक्षीणता, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन तीनों इसकी कमी से होता है। यदि किसी लेंस की क्षमता को एक डायप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी लेंस की प्रकृति क्या होगी। यदि किसी लेंस की क्षमता एक डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति क्या होगी, तो फोकस दूरी जो उसकी होगी वह होगा 1 मीटर। उत्तल लेंस होगा। लेंस की जो फोकस दूरी है वह व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, मतलब फोकस दूरी के जो व्युत्क्रम होगा तो रेसिप्रोकल होगा, 1/2 बटा में होगा, उसको लेंस की क्षमता कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, जबकि अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसकी जो फोकस दूरी है क्रमशः धनात्मक और ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो जब संविधान बना था तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचित थी, अभी 12 हो गया। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है। कौन सा मिलान असत्य है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 तो सही है, मौलिक कर्तव्य 4 के कम है, ये भी सही है। आपात उपबंध भाग 20 यही गलत हो जाएगा।
आपात उपबंध हमारा राइट आंसर होगा और यही गलत है, और राजभाषा भाग 17 में है, तो ये सही है। अब देखते हैं इसके बारे में आपात उपबंध है कहाँ। तो आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में उल्लेखित है। कहाँ है? 18 में। बाकी सभी विकल्प सुमेलित है। अब है भाग 18 आपात उपबंध का अनुच्छेद कितना होगा। तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपात उपबंध है। 352 में है क्या कि आपात की उद्घोषणा होता है 352 के तहत। 53 में है आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, उसका अगर प्रभाव पूछेगा तो 353, और 352 पूछेगा तो उसका उद्घोषणा। 54 में हो जाएगा जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधित उपबंधों को लागू करना। उसी तरह 55 में हो जाएगा कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षण करने का संघ का कर्तव्य। और 58 में हो जाएगा आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। मतलब कौन कौन से अनुच्छेद 19 में निलंबित हो जाता है वह कहाँ लिखा हुआ है, तो 358 में। 359 में है आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का प्रवर्तन और निलंबन। और 360 जो कि वित्तीय आपात बहुत बार पूछा हुआ है उपबंध, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है कहीं भी। संविधानेतर संस्था है। संविधानोत्तर संस्था कौन सा है, तो मानवाधिकार आयोग संविधानेतर संस्था है। जिसका गठन कब हुआ था, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा किया गया था इसका गठन। अन्य तीनों संस्था का उल्लेख संविधान में है, ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। निर्वाचन आयोग है, राज्य वित्त आयोग है, लोकसभा सचिवालय है, लेकिन संविधानोत्तर संस्था मतलब संविधान में नहीं है मानवाधिकार आयोग। निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफेन क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। 3 गो थे। विलियम लॉरेंस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये नहीं थे, विलियम लॉरेंस नहीं थे। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, तो मार्च 1946 में भारत में आया था। और पूछेगा कि इनके सदस्य, तो पैट्रिक लॉरेंस जो कि क्या थे, तो भारत के सचिव थे। स्टीफेन क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और एबी अलेक्जेंडर ये नौसेना का प्रमुख थे, नौसेना का प्रमुख थे। कैबिनेट मिशन 1946 का मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना था। अब है भाग 3, संविधान के किस भाग को भारत के नागरिक का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाग 3 से, तो इसका जो राइट आंसर होगा पहले तो भाग 3 होगा। सभी आधुनिक संविधानों में मूल संविधान का उल्लेख है, इसीलिए संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में नागरिकों के लिए मूल अधिकार की बात कही गई है, जो कि अनुच्छेद पूछेगा तो 12 से लेकर 35 तक नागरिकों के मूल अधिकार का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद कितना से, 12 से लेकर 35 तक। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। चुनाव जो है वो निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। तो लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, राष्ट्रपति और स्थानीय निकाय चुनाव। तो लोकसभा चुनाव होता है, राज्यसभा भी होता है, राष्ट्रपति का भी होता है, लेकिन स्थानीय निकाय का चुनाव आयोग द्वारा संपादित नहीं होता है। संसद का राज्यसभा या राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी का जो चुनाव है संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग इसको संपादित करती है। किस अनुच्छेद के तहत, 324 के तहत। जबकि अभी जो स्थानीय निकाय चुनाव है तो वो पंचायत और नगर पालिका का चुनाव है, इसको राज्य चुनाव आयोग संपादित करता है। कौन, तो राज्य चुनाव आयोग इसको संपादित करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो संवैधानिक जो सलाहकार है वो BN राव है। कौन है, BN राव। भारत के संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया है। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने। अब थे संविधान सभा जब बना था तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो अस्थायी जो अध्यक्ष थे वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो पूछ लेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। कहाँ से थे, तो बिहार से थे। राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। कहाँ से थे, तो ये बिहार से थे। अब पूछेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर। पूरा नाम भीमराव अम्बेडकर। कहाँ से थे, तो MP से थे, भीमराव अम्बेडकर। पूछे संवैधानिक सलाहकार, जो अभी इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि संवैधानिक सलाहकार के कौन थे, तो इसका जो अध्यक्ष थे संवैधानिक सलाहकार का तो BN राव थे। और उपाध्यक्ष कौन थे इसका, तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी, जिनको BT कृष्णाचारी और हरेंद्र कुमार मुखर्जी मतलब दोनों मिलके थे उपाध्यक्ष के पोस्ट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 में है कि
भारत की संविधान सभा राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। अब 24 जनवरी 1950 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसमें क्या हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाने संबंधित वक्तव्य पढ़ा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। मतलब भारतीय वंदे मातरम को कब स्वीकार हुआ? जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसका जो स्वीकार हुआ वह 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत दोनों 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत हुआ। अब ऑप्शन में है कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? तो संविधान, भारतीय जो संविधान है वो संविधान सभा में पारित हुआ। कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर का दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषणा किया गया। उसी दिन संविधान दिवस 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। और 26 जनवरी को हम लोग संविधान लागू हुआ, इसलिए गणतंत्र हुआ, इसलिए गणतंत्रता दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। कब से? तो 1950 से। चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 99वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा किया गया था। संसद सभा, लोकसभा राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। राज्यसभा एक क्या है? तो यह अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। इसका विघटन नहीं हो सकता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। सर्वप्रथम इसका गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 3/4/12 याद रखिएगा, 3 अप्रैल 1992 को हुआ था इसकी पहली बैठक। 3 अप्रैल 1952। और इसकी जो पहली बैठक है वह 13 मई को हुआ था। 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थाने क्या है? तो स्वस्थाने क्या है? तो यह एक वनस्पति एवं जंतुओं के संरक्षण के मूल प्रकृति आवास क्षेत्र में करना है। स्वस्थाने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। भारतीय संसद में अस्थायी समिति की प्रणाली विकसित की गई। भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई। कब की गई थी? तो इस अस्थायी समिति की जो है प्रणाली 1983 ईस्वी में। कब? 1983 से विकसित है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस यह पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1971 में। विश्व का पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस व्हेल मछली के शिकार, वैश्विक उष्मन, ग्रामीण वनों के ह्रास, परमाणु शक्ति तथा जीन अभियांत्रिकी के विरोध में विश्व जनमत बनाने के लिए किया जाता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय पूछेगा तो एम्स्टर्डम, पूछेगा कि एम्स्टर्डम कहाँ है? तो नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो बिहारी के संपादक, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिहारी के संपादक कौन थे? तो ये जो बिहारी समाचार पत्र है इनके संस्थापक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बाबू महेश्वर प्रसाद थे। नेक्स्ट है कि यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो यह कर्नाटक का है। यक्षगान कर्नाटक का है। यक्षगान कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। इसमें क्या होता है? तो इसमें शरीर की गति मानव की आधारभूत भावनाओं को प्रदर्शित करता है। इस नृत्य में पैरों का अधिक कार्य है। किसका है? पैर से होता है। इसके द्वारा वैष्णव का प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट है कि ताम्र लिपि किस राज्य में स्थित था? किस राज्य में स्थित था ताम्र लिपि? तो यह बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में था। इसका आधुनिक नाम क्या है? तो तामलुक है। तामलुक इसका आधुनिक नाम। और प्राचीन काल में यह महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह था। निम्न में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। ऑप्शन ए है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। महात्मा गांधी की समाधि स्थल, महात्मा गांधी क्या किए? तो राज किए। महात्मा गांधी क्या किए? तो राज किए। तो इनकी जो समाधि स्थल है वह कहाँ हो जाएगा? तो राजघाट। कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। अब पूछेगा कि मृत्यु कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को। किसने किया? तो नाथूराम गोडसे ने। कैसे किए? तो गोली मारकर हत्या कर दी। और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को कौन सा दिवस? तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? करेंट का उस समय का क्वेश्चन है। तो यह ढाका में किया गया था।
कोई इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ है? तो महाराष्ट्र राज्य में उपस्थित है। पूछा कि महाराष्ट्र के कहाँ है, तो औरंगाबाद जिले में है। अजंता कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? पूछा गया क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं को यूनेस्को के विश्व धरोहर सम्मेलन में कब शामिल किया गया? तो 1983 ईस्वी में। अब बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण तथा शिलालेखों के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं यहाँ पे बौद्ध धर्म से। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश में सबसे ऊंचा मस्जिद है? सबसे ऊंचा जो मस्जिद है वह मिस्र में है। कहाँ है? तो मिस्र में सबसे ऊंचा मस्जिद है। उसका नाम क्या है? तो सुल्तान हसन मस्जिद, सबसे ऊंचा मस्जिद जिसका नाम है सुल्तान हसन मस्जिद। चलिए यहाँ पे हमारा जो जीके का क्वेश्चन था वह कंप्लीट हुआ। 35 क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि इसमें और क्या सुधार की गुंजाइश है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।